स्वागत है आपका अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस में। अभ्यर्थी से अधिकारी के इस एपिसोड नंबर 2 में आज हमारे साथ एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है जो सिविल सर्विस की परीक्षा में जिन्होंने डीएसपी के रूप में जिनका चयन हुआ है 2021 में। इसके साथ ही उन्होंने फॉरेस्ट सर्विस की परीक्षा 2021 की और पटवारी में भी ये ऑलरेडी चयनित थे। तो कई परीक्षाओं में जिनका चयन हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उनसे कुछ नई चीज़ें, कुछ नई तरीके की चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। और आपको मैं जो बहुत एक कॉमन क्वेश्चन होता है बच्चों का कि प्लान बी होना चाहिए कि नहीं, तो भुवनेश आज जो मेरे साथ हैं वो मुझे बताएंगे कि प्लान बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कई सारी चीज़ों को एक साथ लेके चला है और ये कैसे कर पाए, है ना। तो बहुत बहुत स्वागत है भुवनेश आपका आज के इस हमारे सेशन में जी। तो भुवनेश, बेसिक स्टार्ट करते हैं हम। मैं ऐसे ही स्टार्ट करता हूँ आपके इंट्रोडक्शन से पहले कि बच्चे का प्लान बी होना चाहिए कि नहीं। देखिए, ये सही बात है, प्लान बी को लेकर बड़ा संशय रहता है बच्चों को। मेरा मानना यह है कि पीएससी चूंकि लंबी यात्रा है, 1.5 से 2 साल आपको उसमें लगते हैं, सिलेबस विशाल होता है। तो यदि आप इतने समय के लिए घर वालों को कन्विंस कर पाते हैं कि हाँ भैया 2 से 3 साल हमें चाहिए तो बेटर है। बाकी प्लान बी फायदा करता है। जैसे मेरा बीच में पटवारी का एग्जाम दिया, हो गया था और मैं कंटिन्यूसली पैरेलली फॉरेस्ट के भी दे रहा था, तो इंटरव्यू भी दे रहा था। तो एक था कि कहीं न कहीं हो ही जाऊंगा। तो आजकल रोजगार का बड़ा प्रश्न है समाज में, वो बना रहता है कि कब लग रही है, तो वो एक अलग प्रेशर रहता है। तो मेरा तो यह है कि 1-2 साल तो आप डेडिकेट होकर पीएससी को करें, घर वालों को विश्वास मिले और उसके बाद आपको लग रहा है अंदर से कि यार थोड़ी सी दिक्कत है तो करना चाहिए, तो जरूर करें। प्लान बी से फायदा मिलता है। जैसे मेरा पटवारी में हो गया था तो मुझे एक स्पेस हो गया था कि चलो कोई नहीं, तो अपने पास बैकअप तो है ही, तो और थोड़ा निश्चिंत होकर करते हैं। भुवनेश, एक डाउट है मुझे यहाँ पर, थोड़ा क्लियर करें बच्चों को कि जैसे प्लान बी आपने कहा होना चाहिए, लेकिन वो प्लान बी को कब डिसाइड करें? एक बार वो एमपीपीएससी की तैयारी को कर ले, देख ले, अगर वो फेल कर रहा है तब प्लान बी बनाए या डे 1 से प्लान बी बनाए? नहीं, डे 1 से तो मुझे नहीं लगता ठीक है, डे 1 से ठीक नहीं है, क्योंकि फिर वो ऊर्जा डिवाइड हो गड़बड़ है। हाँ, वो इतना नहीं है। 1-2 साल 1-2 अटेम्प्ट दे लें आप, तब आपको लगने लगता है कि साथ में जरूरी है और आपकी फैमिली इतना सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तब आप प्लान बी रखें। बाकी तो प्लान बी ठीक नहीं है, शुरू दिन से ठीक नहीं है। ठीक है, मतलब प्लान बी आप बना सकते हैं, लेकिन प्लान बी कब बनाएं? जब आप इस तैयारी में देख लें, 2 साल देके 3 साल देकर देख लें, अगर आपको लगता है कि कुछ ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं, तब आप डिसाइड करें प्लान बी का, डे 1 से नहीं बनाएं। अच्छा भुवनेश, हाँ ठीक। और प्लान बी भी ऐसा नहीं है बिल्कुल अपोजिट द डायरेक्शन। प्लान बी भी ऐसा कि आपकी इसी तैयारी में थोड़ा सा ये बहुत जरूरी चलता रहे। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, जीएस पढ़ते रहे, थोड़ा सा इसमें पढ़ते रहे। मतलब ऐसा ना हो कि सिविल सर्विस वाला सॉफ्टवेयर की तैयारी करने लगा, वो प्लान भी नहीं जमेगा। मतलब प्लान भी ऐसा हो कि इसी फील्ड से एसोसिएट हो, ताकि वो उसमें आपको फायदा दे अल्टीमेटली। अच्छा, वैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन जानना चाहता हूँ। इंट्रोडक्शन में आपको नॉन तो आप हो ही गए हैं अभी, लेकिन बेसिक अपना नाम बताते हुए अपनी एजुकेशन पर लाइट डालिए। बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम भुवनेश चौहान है और मैं ग्राम गूगलवाड़ा, तहसील वाड़ी, जिला रायसेन का निवासी हूँ। और मेरी शिक्षा शासकीय स्कूल गांव से ही हुई है 12वीं तक की। उसके बाद बीएससी कंप्यूटर साइंस से मैंने अपना स्नातक कंप्लीट किया भोपाल से ही, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 2020 से लगभग अटेम्प्ट देना शुरू किया है, उसी दौरान पढ़ाई शुरू की है। और ये 21 दूसरा अटेम्प्ट था हमारा पीएससी के लिए, हिंदी माध्यम से मेरा चयन हुआ है। तो बस इतनी छोटी सी यात्रा है। ठीक है, तो बहुत छोटी सी यात्रा है। एक चीज़ मैं बता दूं भुवनेश के बारे में, भुवनेश कभी भी एमपीपीएससी में फेल नहीं हुए हैं। इन्होंने 20 का प्रीलिम्स दिया, 21 का प्रीलिम्स दिया, 22 का, तीनों प्रीलिम्स निकाले हैं, तीनों मेंस निकाले हैं। और मेंस का 2022 का भी इनका इंटरव्यू शेड्यूल है। तो हो सकता है हम आने वाले पॉडकास्ट में भुवनेश को एसडीएम के रूप में आपके सामने लेकर आए, है ना। तो भुवनेश, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी जो सिविल सर्विस का एक थॉट होता है जो बच्चों के मन में, कहते हैं कि वो थॉट अगर जल्दी ओरिजिन हो जाता है उस थॉट का, तो सक्सेस जल्दी मिल जाती है। आपके दिमाग में ये विचार कब आया? देखिए, पीएससी का जो है आपको पता होगा, समाज में एक चार्म है पीएससी की पोस्ट का, वो चार्म से ही हम भी थोड़ा अफेक्ट हुए। अच्छा। कि गांव में हमारे सिलेक्टेड थे, आप जानते हैं, शैलेंद्र सिंह चौहान जी, राजेंद्र चौधरी जी, बिल्कुल। तो और कुछ हमारे सहपाठी बने, तो एक देखा कि बड़ा ग्लैमर है, तो वो हमें इनिशियली अट्रैक्ट किया कि पोस्ट की तरफ आप भी तैयारी करें, अच्छा है। लेकिन वो आप उससे सस्टेन नहीं कर सकते हैं इसी चार्म से। ये आपको तब मोटिवेशन नहीं देगा कि आप 2-3 साल घिस लें। हाँ, वहाँ मोटिवेशन क्या देगा कि भैया आपको सोसाइटी की प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, हाँ, आप कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, हाँ, और आपके मन में वाकई सुधार की कुछ आकांक्षा है, तो फिर वो मोटिवेशन मिलता है। आप जुड़ सकते हैं इससे, लेकिन ये परमानेंट नहीं रहने वाला है। मतलब कुल मिला के आप कह रहे हो कि ये सब चीजें आपको 2-3 महीने मोटिवेट कर सकती हैं, है ना, कि किसी से बदला लेना है या समाज में बड़ा दिखाना है, लेकिन लंबा सस्टेन नहीं कर सकते। लंबा सस्टेन करोगे जब आप सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं। ठीक है, कैसी रही आपकी ओवरऑल यात्रा, ये पूरी जो प्रक्रिया इतने दिनों? देखिए, इसमें मैं बताना चाहूंगा, कई लोगों की अपनी अपनी कहानियां हैं, कईयों का संघर्ष भी है, बहुत बड़ा है, कई लोग 8-8 साल से पढ़ रहे हैं। हमारे साथ ये था कि दूसरा अटेम्प्ट है, थोड़ा सा योग बन गया है तो जल्दी हो गया है। बाकी मेहनत भी रही है, मेहनत सभी करते हैं।
और हमारे साथ बेनिफिट ये था, मेरी दोस्त पूजा चौहान, हम लोग साथ में ही पढ़ते थे, दोनों सिलेक्शन हो गया है, तो ज्यादा धक्के नहीं खाने पड़े हैं, 2 साल में आराम से हो गया है, टू द पॉइंट पढ़ाई की है, ज्यादा कोई लोड नहीं लिया है और इजिली हो गया है। अच्छा भुवनेश, मुझे ऐसा लगता है कि जब व्यक्ति की सफलता में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है अनुशासन, निरंतरता। बिल्कुल। और क्या इस एग्जाम में भी उसका उतना ही महत्व है क्या? जी बिल्कुल, देखिए अनुशासन निरंतरता तो हर एग्जाम में, इवन मैं तो कहूँगा सामान्य जीवन में भी उसका महत्व है। आप किसी भी विधा में हो, किसी भी फील्ड में हो, जैसे मेरे आपने बताया कि मैं फॉरेस्ट की भी इंटरव्यू दे रहा हूँ या पटवारी हो गया, सब पहली बार में हुआ, उसका एक ही कारण है, थोड़ा सा डिसिप्लिन आपको बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, बहुत भीड़ है, जो आपको अलग कर सकती है भीड़ से वो यही है कि आपका अनुशासन और निरंतरता तो कुंजी मान लीजिए आप कोई से भी एग्जाम की, क्योंकि आपने भी देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, साल भर तैयारी करेंगे, 1-2 महीने गैप कर देंगे, वो सब निल हो जाता है, फिर जीरो शुरू करना पड़ता है। हम लोगों के साथ यही था, हमने डे बाई डे तो कम पढ़ाई की, लेकिन ये था कि रेगुलर की है पढ़ाई, रोज 4-5 घंटे 4-5 घंटे कहीं से भी, तो वो उससे क्या क्वालिटी बनी रहती है, तो रिदम बना रहता है। तो कंक्लूजन अगर हम निकालें तो भुवनेश का ये कहना है कि आप भले ही कम पढ़ाई करें पर निरंतरता में पढ़ाई करें, उस प्रोसेस में बने रहें। बिल्कुल ठीक। अच्छा भुवनेश, एक चीज है कि जब टॉपर बनता है तो उसके बाद उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो टॉपर बनने से पहले टॉपर को पता होता है कि वो बनने वाला है या उसका सिलेक्शन होने वाला है? ये तो किसी को नहीं पता होता, इवन हमें भी ये नहीं था। हालांकि 20 के इंटरव्यू जब कॉल आया, 20 में नॉर्मल मेंस लिखा था, उसके बाद भी कॉल आ गया, तो 21 में ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मतलब कुछ तो आता जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि हम रैंक लगा जाएंगे या फिर जो मन चाहा पद मिल जाएगा। ये था कि कुछ ना कुछ मिलने वाला है। वो तो सब ओवरनाइट चेंज होते हैं, देखिए सब दुनिया एकदम से बदल जाती है, सब दुनिया भर से फोन आ रहे हैं और बधाइयां मिल रही हैं, सब लोग खुश हैं, तो वो तो सब अचानक से ओवरनाइट चेंज होते हैं और ये किसी को पता नहीं होता कब किसका सिलेक्शन हो। तो अब थोड़ा सा भुवनेश अपन इंटरव्यू को अपने शिफ्ट करते हैं एग्जाम की तरफ। अब हम एग्जाम के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा अगर बच्चा मन बना ले कि इस एग्जाम में मुझे आना है और उसके अंदर से एक बिल भी आ रहा है कि भाई मैं सोसाइटी को सर्व करना चाह रहा हूँ, कैसे तैयारी शुरू करें? देखिए इसके लिए आपको मैं जो बोलना चाहूंगा, एक साधन है कि आप पहले तो सिलेबस देखें उसका। पीएससी का एक अच्छी बात यह है कि पीएससी सिलेबस से आउट नहीं जा रहा है, सिलेबस जो दे रहा है उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है, इवन प्रीलिम्स मेंस में हर जगह। तो आप सिलेबस उठा लें और 2-3-4 साल के पीवाईक्यू उठा लें, उससे आपको एक पैटर्न हल्का मोटा दिमाग में बन जाएगा कि क्या फ्रेम पे चल रहा है पीएससी। फिर आप समझ जाएंगे कि हाँ इसको मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप जुड़ जाएं पीएससी के सिलेबस के अनुसार, जुड़ जाएं, कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ते जाएं, और जो भी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, कहीं फैक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं, रटना भी पड़ता है, कहीं कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना पड़ता है, तो करते चलें, नोट्स बनाएं, रिवीजन करते चलें। 1.5 से 2 साल में कोई भी आदमी अनुशासित होकर इजिली निकाल सकता है एग्जाम। अच्छा एक चीज और भुवनेश, जो जिसपे बच्चों को डाउट भी होता है और मुझे भी लगता है कि इसके बारे में थोड़ा क्लेरिफिकेशन दे कि प्रीलिम्स को बच्चा अलग पढ़ने की कोशिश करता है, मेंस को बिल्कुल अलग अप्रोच से पढ़ने की कोशिश करता है और इंटरव्यू को अलग पढ़ता है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि एक एग्जाम है, आप एक मेंस को अगर ठीक से पढ़ते हैं तो आप आगे और पीछे का कवर कर लेते हैं। ये सही कहा आपने, इवन मैं तो कहता हूँ प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू सब साथ ही चलता है। पहले दिन से आप जब से सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर जाते हैं, वो एक फिर लाइफस्टाइल ही बन जाती है। तो आप उसको ऐसे सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं, वो आपको साथ ही पढ़ना है सब कुछ, क्योंकि आप देखेंगे मेंस में भी 2 मार्कर आते हैं, 3 मार्कर आते हैं, वो आपके प्रीलिम्स से ही बन जाते हैं। प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कंसेप्ट वाइज होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, तो वो आपके मेंस की वजह से बन जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जिनका एक बार मेंस निकल जाता है, मेंस दे लेते हैं, तो उनका प्रीलिम्स नहीं रुकता है। तो वो सब कंबाइन पढ़ाई है, अलग अलग पढ़ने की कोशिश ना करें, सब साथ में पढ़ते चलें। अच्छा मैंने सिलेबस में भी देखा है तो मुझे 85% तो डायरेक्ट सिलेबस ऐसा मिला अभी 2024 का, जो प्रीलिम्स और मेंस का कॉमन है जी। तो फिर मुझे भी लगता है कि बच्चे को अलग अलग करके नहीं पढ़ना चाहिए। सही बात। लेकिन सबसे बड़ा मिथ अभी भी सोसाइटी में यही है, सोसाइटी मतलब एजुकेशन सोसाइटी में, कि बच्चे समझ ही नहीं रहे। बच्चे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, इवन 4 साल हो गए, बच्चा सिलेबस भी नहीं देख रहा है, कहीं वो प्रीलिम्स के सिलेबस को लेके बैठता है, कहीं वो मेंस के सिलेबस को लेके बैठता है, तो शायद वो बार बार फंसता है एग्जाम में, वो बार बार फंसता है। तो भुवनेश एक चीज है कि ठीक है हमने मन भी बना लिया, एग्जाम में इंटर भी हो गए, सिलेबस भी देख लिया कि सिलेबस ये है, पीवाईक्यू भी देख ली, एक अंदाजा लग गया कि भाई मैं कंफर्टेबल हूं, मैं एग्जाम में जाऊंगा। अब उसके लिए वो सोर्सेज का चुनाव कैसे करें जिन सोर्सेज से वो तैयारी कर सके? देखिए हम जो बताएं, लोगों के विचार अलग हो सकते हैं और टॉपर्स कई तरीके से बता सकते हैं, और वो सब मंजिल की राह है। देखिए कोई भी हर तरीके से वो उपनिषद वाली बात है कि मुंडे मुंडे मति भिन्ना, ठीक है, वही बात है। तो हमारा क्या मानना है, जैसे मैंने कोचिंग की है, मैं तो लोगों को बोलता भी हूँ, कोचिंग का थोड़ा सा रोल रहता है, वो इसलिए रहता है कि आपको इतना तो गाइड कर देते हैं कोचिंग वाले कि भैया इस रास्ते पे चलना है, आपको ये किताबें पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि खुद से आप करने जाओगे तो काफी समय लगेगा, और बाकी फिर बच्चे की मेहनत है। 10-20% कोचिंग का योगदान होगा, उसके बाद फिर बच्चे का मेहनत है, लेकिन वो 10-20% को आप नकार नहीं सकते, क्योंकि 80% की नींव वही बनाता है। तो यदि कोई अच्छे मेंटर मिल जाए, आपके कोई सीनियर है, आपको कोई साथी है, तो भी अच्छी बात है, घर कर सकते हैं। अच्छे टीचर्स मिल जाए तो और अच्छी बात है।
तो सोर्स का धीरे धीरे चीजें खुलती जाती हैं। आप जैसे कम्युनिटी में जुड़ते हैं, है ना, आपके एस्पिरेंट लोगों में जुड़ते हैं, टीचर्स लोगों से मिलते हैं, तो इतना कोई पीएससी में इतना भ्रम है नहीं है। 2-4-10 किताबें हैं जो कॉमन चलती हैं, मार्केट में है, मतलब बहुत बड़ा चैलेंज नहीं, सोर्सेज को लेकर कम्युनिटी में जुड़ेंगे तो आपको चीजें पता चलती जाएंगी। अच्छा, सोर्सेज के साथ हम एनसीईआरटी पे बात करें तो एनसीईआरटी पे लोगों के मत बहुत डिफरेंट होते हैं, है ना, तो आपके हिसाब से जेन्युइनली आप बताएं कि बच्चा एनसीईआरटी पढ़े या ना पढ़े। देखिए, जो हमने किया मैं वो बताता हूँ। एनसीईआरटी का ऐसा आप सुन लेंगे, कई टॉपर्स होंगे जो बिना एनसीईआरटी पढ़े यूपीएससी इवन क्रैक किए हुए हैं, बिल्कुल, और कई लोग जो यूपीएससी एनसीईआरटी की अनिवार्यता पे बहुत जोर देते हैं। बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ ना, मुंडे मुंडे मतलब आपने कहा, लेकिन मेरा जो मानना है पर्सनल, हम लोगों ने क्या किया था, एनसीईआरटी की कुछ बुक्स तो हमने बेसिक पढ़ी थी, जैसे ओल्ड एनसीईआरटी से हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, क्योंकि प्रीलिम्स एंशिएंट मिडाइवल और सब अच्छे से दी हुई है, और फिजिकल ज्योग्राफी 11th की एक बुक आती है, वो पढ़ी है, और साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स थे जो उसमें मिल गए थे एनसीईआरटी में, वो हमने उससे पढ़ा था, जो कहीं किताबों से नहीं फंसा था वो एनसीईआरटी से फंस गया था एक बार। अच्छा, तो मेरा ये मानना है जो सिलेबस की चीजें हैं और यदि वो एनसीईआरटी में मिल रही हैं, तो आप जरूर पढ़ लें उनको, क्योंकि ना एग्जामिनर भी, जो पेपर सेटर भी सेट कर रहा होगा पेपर, तो कहीं ना कहीं हो सकता है क्वेश्चन सीधा आपको किताब से मिल जाए, एनसीईआरटी से मिल जाए। तो और एनसीईआरटी किताबें आप देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन की गई है, सिस्टमेटिकली डिजाइन की गई है, उनको पढ़ते पढ़ते एक रिदम बनती है और लिंक बनता है। तो कम से कम बेसिक तो कुछ कुछ चीजों की कर लें, सबकी तो अनिवार्य नहीं है, कुछ चीजों कर सकते हैं आप, ज्योग्राफी कर सकते हैं, इतिहास के लिए कर सकते हैं। जैसे भुवनेश, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एनसीईआरटी को लेकर, मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी बहुत खूबसूरत किताब है, मतलब ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, और वो आपको एक सोचने वाले प्राणी के रूप में डेवलप करती है, और जब आप एक थिंकिंग क्रिएचर के रूप में डेवलप होते हैं ना, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने एग्जाम में, तो ठीक ही है, बाकी जीवन में तो मुझे लगता है कि बच्चे को पढ़ना चाहिए, उतना तो कम से कम पढ़ना चाहिए जो सिलेबस कवर कर रहा है, बिल्कुल, क्योंकि वो समझ बनाएगी आपकी। देखिए, हमने तो पढ़ा है, लेकिन आप किसी को सलाह दें तो आप लोग ऐसा बोलते हैं कि यार ये तो कहाँ उलझा रहे हैं, कोई नहीं पढ़ता, बहुत सारे टॉपर्स, तो वो अपनी अपनी है, समय मिले तो जरूर पढ़िए, आपके पास क्षमता है, आपकी रुचि है तो जरूर पढ़िए, वो कहीं ना कहीं फायदा देगा, इवन इंटरव्यू में तो देगा ही देगा, में देना है। मैं आपको बता दूं कि भुवनेश जो है, उन्होंने एमपीपीएससी के 2021 के जो मेंस में, उसमें 3rd टॉपर रहे, 803 मार्क्स इनको मिले हैं। जो हमने पिछला ब्रॉडकास्ट किया था जिसमें पूजा चौहान जी से हम मिले थे, उनके 802 मार्क्स थे, उनको 805 मार्क्स थे, भुवनेश के 803 हैं, तो उनकी सेकंड रैंक थी, इनकी 3rd रैंक है, और उन्होंने साथ में तैयारी की है, तो इनकी रणनीति भी मेंस की लगभग एक जैसी होगी। लेकिन फिर भी मैं भुवनेश से पूछना चाहूंगा कि भुवनेश, मेंस में जो है आंसर का कितना इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेंस के दम पे ही एग्जाम निकलता है, क्योंकि नाम ही उसका मेंस है। बिल्कुल, तो उसमें आंसर राइटिंग का कितना इंपॉर्टेंस होता है, और कैसे आप जो है टॉप में आ पाए? देखिए, मेरा तो रिजल्ट उसी का है, मेंस के ही दम पे है, मेरे इंटरव्यू में बहुत कम, बिलो एवरेज नंबर मिले हैं। क्या मार्क्स आए आपके? 91 मार्क्स है। अच्छा, 175 में से। तो मैं तो मानता हूँ, और सभी कहते हैं ये बात, कि मेंस ही मेन एग्जाम है, उससे आपका सिलेक्शन डिसाइड हो जाता है, बस रैंक जो डिसाइड होनी है वो इंटरव्यू से अपर टेपर हो सकती है। तो मेंस पे ही मेन फोकस करना है, क्योंकि इंटरव्यू तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव चला जाता है, उस दिन कैसा मूड है कि नहीं आपका, दिन है कि नहीं आपका, वो उस पर चला जाता है। बाकी मेंस आपके नॉलेज का टेस्ट है, आपकी अप्रोच का टेस्ट है, तो मेंस ही आपका सब कुछ है। तो मेंस का ही मेन है, हम लोगों ने भी यही बनाया था कि मेंस में इतने मार्क्स करेंगे, मेंस अच्छे से दम से देंगे, इंटरव्यू भरोसे रहेंगे नहीं, क्योंकि 20 में भी हमने दिया था, इंटरव्यू हमारा थोड़ा ठीक ठाक नहीं गया था, तो वो हमारे मन में एक डर बैठ गया था कि मेंस अच्छे से करना है। तो हमने मेंस पे अच्छे से काम किया, आंसर राइटिंग रेगुलर की, शॉर्ट नोट्स बनाए, रिवीजन बार बार किया, मेंस को लेकर प्रिपेयर। भुवनेश, कैसे कीजिए आंसर राइटिंग, कैसे की जाए, मतलब आंसर पे कैसे एक बेहतर आंसर, प्रोडक्टिव आंसर लिखा जाए? देखिए, अच्छा आंसर वो है, जो किसी ने कहा है, मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, कि अच्छा आंसर वो है जो आंसर है, प्रश्न का उत्तर वो है, प्रश्न का उत्तर है। आपको विकास दिव्यकीर्ति सर है, दृष्टि आईएएस के फाउंडर हैं, उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा उत्तर वो होता है जो प्रश्न का उत्तर होता है। दरअसल शायद अरस्तु का किसी का कोट है, दार्शनिक कोट है, मैंने उनसे सुना था, शायद मैंने उनसे सुना था, तो मुझे लगा शायद उन्होंने कहा होगा, बट वो डिबेट है कि किसने कहा, बट आप उस कोर को निकालिए कि भाई अच्छा आंसर वो होगा जो प्रश्न का उत्तर होगा, अच्छा उत्तर वह है जो प्रश्न का उत्तर है। सही बात है। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा, हमारी भी यही कोशिश रहती थी, पहले प्रश्न को अच्छे समझा जाए, प्रश्न की डिमांड समझी जाए, और अच्छे आंसर में फ्लो, एग्जामिनर पढ़ते पढ़ते कहीं बीच में उसका ठहराव ना आए, कहीं ऐसा कट ना हो जाए वो आंसर से। तो हम लोग की कोशिश ये रहती थी, हम घर पे भी रेगुलर सुधार करते थे कि अच्छा आंसर ऐसा लिखें कि भूमिका से पढ़ना शुरू करें और वो आखिरी लाइन तक चला जाए अविच्छिन्न पढ़ते हुए। बिल्कुल, मतलब बांधे रखे पढ़ने वाले को, क्योंकि आप देखिए प्रश्न उतने लेवल के होते नहीं पीएससी में, सामान्य प्रश्न होते हैं, सब लोग वही लिखते हैं, एग्जामिनर 50-100 कॉपी चेक करके आ रहा है, और वो प्रोफेसर है कोई से कॉलेज में, उसका लेवल पीएचडी लेवल का है, और आप 9वीं-10वीं के क्वेश्चन उसको चेक करा रहे हैं, तो उसकी रुचि रहती नहीं है। उसकी रुचि आप कब रहेगी, जब आप उसको बांधे रखेंगे, आपकी क्षमता है आप उसको बांधे रखें, और आपने उसको बांध लिया, पढ़ने मजबूर कर दिया, तो नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती थी कि जो प्रश्न में डिमांड है उसको अनुरूप आंसर लिखा जाए, और आंसर में भी एक फ्लो हो,
हाँ। कि पढ़ते पढ़ते आदमी को पता ना चले कब खत्म हो गया। और देखिए ये कोई कठिन चीज नहीं है, इतनी भयंकर भूमिका लिखनी नहीं है, इतना कट निष्कर्ष लिखना नहीं है, बस जो प्रश्न में पूछा गया है समान करते हुए चले तो उसे नहीं। अपने से एक बात कही आपने कि जो कॉपी चेकर है उसको बांधे रखे, तो कुछ तरीके आप बताएंगे बच्चों को कि जिससे हम बांध सकते हैं एग्जामिनर को, कॉपी चेक करने वाले को? देखिए अब इसमें तो थोड़ा सा भाषा का खेल है, कई लोगों का थोड़ा सा जेन्युइन भी रहता है, जन्मजात भी रहता है, कई लोग प्रैक्टिस करके हासिल कर लेते हैं। तो भाषा यदि आपके पास थोड़ी सी अच्छी पकड़ है तो अच्छी बात है, और ना है तो भी काम चल जाएगा। बस बांधने का सेंस यही है कि आप प्रश्न के अनुरूप लिखें। आप देखिएगा कॉपी आप तो देखते रहते हो बच्चों की, मेंस में पूछते कुछ हैं बच्चे, लिखते कुछ हैं, लिखते वही है जो उन्हें आता है, पूछा कुछ भी हो वो उन्होंने देखा और उन्होंने छाप दिया। तो ये कहीं ना कहीं दिमाग उसका खराब कर देता है एग्जाम में। इवन आप अपने ही कर देते हैं, आप कि क्या लिख रहा है, क्या पूछा है। तो बांधे रखने का इतना ही सेंस है, जो पूछा गया वो लिखें, और थोड़ी सी भाषा यदि है आपके पास तो फिर वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाता है। आप दर्शन का पेपर लिख रहे हैं तो फिर आपकी भाषा पे चलना है, आप निबंध लिख रहे हैं फिर भाषा पे चलना है। तो यदि उसकी कोशिश की जाए अच्छी भूमिका लिखने की, थोड़ा सा मुहावरे भी और थोड़ा सा दैनिक जीवन से उदाहरण भी, तो अच्छा यहाँ हम करंट अफेयर का प्रयोग भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए करंट अफेयर को लेके तो बड़ा ही बहुत डिबेट है एमपीपीएससी में कि है जरूरी नहीं है, यूपीएससी में तो मस्ट है। मस्ट है। देख ही रहे एमपीपीएससी में ऐसा है, मेरे हिसाब से तो पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? वो आपके ना आंसर को निखारेगा। ऐसा आप शायद ही विरले ही देखेंगे कि एक आध क्वेश्चन करंट से आया, बिल्कुल वो नहीं आएगा डायरेक्ट, लेकिन ये है कि आपका कहीं ना कहीं करंट घुस आके जम जाएगा और वो मुझे लग रहा है वो आपको दूसरों से अलग कर देगा, वो सोने पे सुहागा होगा। तो आप उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो अगर भुवनेश अगर कंक्लूड करें तो भुवनेश शायद मुझे ये बताने की कोशिश करें, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि अच्छे आंसर में एक अच्छी भाषा का होना जरूरी है, ना हो तो भी काम चल जाएगा, बट कुछ प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल दें और अपने आसपास जो चीजें चल रही हैं, घटित हो रही हैं करंट अफेयर में, उनको अगर आप अपने आंसर में एसोसिएट करते हैं तो शायद आपका आंसर दूसरों से बेहतर होगा। और यही वजह है तो शायद जो एमपीपीएससी में भुवनेश ने जो टॉप 3 में इनकी मार्किंग हुई है ना? जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं। भुवनेश एक बहुत एक सवाल आता है कि टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है पूरी तैयारी के अंदर, प्रीलिम्स और मेंस में? ठीक है, देखिए प्रीलिम्स का ऐसा है, हम लोगों ने काफी क्वेश्चन लगाए हैं। प्रीलिम्स निकालने की तो रणनीति है क्वेश्चन लगाए आप, क्योंकि इतने हजारों फैक्ट आपको पढ़ने याद रहने नहीं है। क्वेश्चन लगाते हैं, गलत होते हैं सही होते हैं, तो वो एक दिमाग में छाप रह जाती है। तो क्वेश्चन लगाने का, टेस्ट सीरीज लगाने का सर्वदा महत्व है, फायदा भी है। बस बशर्ते बात यह है कि आप उससे विचलित ना हो। जैसे आप मेंस दे रहे हैं, मेंस की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आपके कम नंबर आ रहे हैं, आप परेशान हो गए, आपके ज्यादा हो गए, आप बहुत उत्साहित हो गए, आप तैयारी से भटक गए, उसका कोई महत्व नहीं है। बस टेस्ट सीरीज का महत्व यह है कि आपकी भाषा पकड़ हो गई, आपकी टाइमिंग आ गई, ये उसका महत्व है। आपको 10 लोगों से कंपटीशन करके टॉप करके उससे कोई महत्व नहीं है, क्योंकि लाखों नए लोग आने हैं, कौन कहाँ पढ़ रहा है। तो हमारा तो ये था कि हमने 20 में तो काफी तैयारी की थी, 21 जो हमने दिया है ना, तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कर पाए ना मेंस की कर पाए, तो बिना ही उसके दिए। लेकिन ये था कि 20 में खूब लिखा था, घर भी लिख रहे थे, तो उसका फायदा मिला है कि हमारी टाइमिंग आ जाती थी, हम टाइम से पहले पेपर कर देते थे, प्रीलिम्स हर बार अच्छे नंबर्स निकला है, तो वो कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज का फायदा रहा है। अच्छा, मतलब टेस्ट सीरीज ओवरऑल फायदा करती है, बहुत करती है। इनिशियली तो करेगी, और दूसरी बात ये है कि उसमें आप उसमें ना कि कौन से संस्थान की करनी है, कितने लोगों को करनी है, उससे कोई मैटर नहीं है। बस एक अच्छा कोई चेकर हो और अच्छे लेवल के प्रश्न हो, भले 10 लोग दे रहा हूँ 20 लोग दे रहा हूँ, उससे मतलब नहीं, क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी से मैटर करता है। अच्छा, टेस्ट सीरीज से मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट का जो है वो मतलब मुझे लगता है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि एमपीपीएससी में आपने अगर जो प्रश्न पूछा है अगर उसको तय समय में लिख दिया तो सिलेक्शन तो आपका पक्का है। रैंक नहीं बता सकते लेकिन सिलेक्शन पक्का है। सच्चाई है इस बात? सही बात है। देखिए हम 20 की बताऊं, 21 में तो शायद हमने इंप्रूव कर लिया था। 20 में जो हमारा सिलेक्शन हुआ, पहला अटेम्प्ट था, प्रीलिम्स मेंस के बारे में जानते नहीं थे, इवन बाद में हमें पता चला कि सिलेबस कुछ चीजें, तो उसके अनुरूप पढ़ना शुरू किया और बस सिलेबस के अनुरूप पढ़ा और जो पूछा वो लिख के आ गए नॉर्मल भाषा में, ना पॉइंट फ्लो चार्ट कुछ पता नहीं था उस टाइम पे, घर ही पढ़ रहे थे, कोविड था चूंकि, उसी में कॉल आ गया। तो एक दिमाग में तो ये बात आ गई कि हाँ पीएससी में क्वेश्चन अटेम्प्ट भी पूरे हो जाए आपके, तो भी आपको कॉल तो आ जाता है। और ये कैसे होगा? टाइम मैनेजमेंट आपका ठीक होगा। ये हमने 20 मतलब यहाँ टेस्ट सीरीज आपको फायदा करती है। यहाँ टेस्ट सीरीज फायदा करती है, मतलब आप कह रहे हो कि अगर पेपर पूरा करते हो और जो पूछा गया वो लिखते हो तो आप कॉल तो आता है, लेकिन वो जो डिजायर चीज है उसके लिए थोड़ी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे। बिल्कुल, है ना? ठीक है। अच्छा, एक फिर चीज होती है कि एग्जाम लंबा है, क्योंकि आपने मुझे बताया कि एग्जाम बहुत लंबा है, रिवीजन इसमें बहुत बड़ी चीज होती है, और रिवीजन के लिए आप इतनी लेंथी बुकों का रिवीजन नहीं कर सकते, तो नोट्स की फिर भूमिका हो जाती है। तो कैसे अपने शॉर्ट और कंसाइज नोट्स बनाए ताकि हम उसको बार बार पढ़ पाए? देखिए हम लोगों की एक सफलता में एक और आप कॉमन चीज पाएंगे, मेरी और पूजा की, हम लोगों ने हमारे नोट्स बनाए थे और बड़े शॉर्ट टाइप के नोट्स बनाए थे। अब वो अपनी अपनी रुचि है, आप किस तरह के नोट्स बनाते हैं, उसमें तो मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी। बस नोट्स बनाने का फायदा ये रहता है कि चूंकि आपको पता हुआ 6 दिन लगातार एग्जाम चलते हैं, आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं उन दिनों में और आपको उतना समय मिलता नहीं है और किताबों से रिवीजन हो नहीं पाता है। दरअसल बात ये, तो नोट्स तो जरूर बनाए, मैं कहूंगा नोट्स, लेकिन थोड़ा सा सावधानी ये रखें नोट्स बनाने में, मतलब
गैर जरूरी चीजों के नोट्स ना बनाएं। कई लोग क्या करते हैं, जो किताब से मोटे नोट्स बना लिए, तो उससे थोड़ा सा बच के चलें। नोट्स में केवल जरूरी चीजें जो आपको याद रखनी है, जो आपको याद नहीं है वही बनाएं। जैसे हिंदी के हमारे पास नहीं थे बहुत सारे, क्योंकि हिंदी लगभग याद है, पता है। इतिहास में कुछ चीजों के नहीं थे, क्योंकि सब दिमाग में अच्छी थी, रुचि का विषय था। तो नोट्स उनके बना लें जो आप भूलते हैं, जो की पॉइंट्स हैं उनको लेके चलें। और हमने क्या था, नोट्स का हमने अभी ये 24-23 तक का बता दूं, क्योंकि लगातार तैयारी कर ही रहे थे, रिजल्ट अभी आया है, तो 30 से 40 बार हमारा रिवीजन हुआ है। अच्छा, ये बड़ी बात है, लेकिन लगातार रिवीजन ही करते थे। वो रिवीजन का कारण है कि नोट्स छोटे थे, इसलिए बार बार पढ़ पाए। और आप देखेंगे, आप पहली बार रिवीजन करते हैं तो शायद 1 घंटा लगे, दूसरी बार में आपको आधा घंटा लगे, और एक ऐसा भी टाइम आएगा कि आप 5 मिनट में कभी पेज पलट देंगे ना, तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा। मतलब ऐसा भी समय आ सकता है कि आप पेपर 1 जो है आपका एमपीपीएससी का, उसको एक दिन में पूरा रिवाइज कर देते हैं। हमारी प्रैक्टिस इतनी ही थी, तभी आप 6 दिन वहां करके जाते हैं, तो वो आएगा मल्टीपल टाइम रिवीजन से। मतलब रिवीजन बहुत जरूरी है, और रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स जरूरी है ना। ठीक है, करंट अफेयर की भूमिका पे हमने बात कर ली है ना जी। एक चीज है कि जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट है वो भटकता बहुत है, मतलब उसका विश्वास कहीं किसी मेंटर में है, फिर वो बदल जाता है, किसी दूसरे मेंटर में आ जाता है, फिर किसी तीसरे मेंटर में आ जाता है। किताबों के संदर्भ में भी ये होता है कि एक ही आज ये पढ़ ली, किसी दूसरे ने बता दी, किसी तीसरे ने बता दी, तो ये विशेष साइकिल में घूमता रहता है। कभी कोई पीडीएफ आ गई तो उसको पढ़ने लगा, फिर उसको 2 पेज पढ़े, फिर नई पीडीएफ आ गई उसको पढ़ने। इस माया जाल से, इस भ्रम से बच्चा कैसे बचे? देखिए, ये तो आपने बहुत सही बात पूछी, और जो इसको कर लेगा क्रैक, वो सिलेक्शन हो जाएगा। हम लोगों के साथ ये था ना, हमने कोई नोट्स बदले हैं शुरू से, जिस दिन से तैयारी शुरू की है, ना किताबें बदली हैं। जो कुछ करते गए उन्हीं नोट्स में ऐड ऑन करते गए। जो बीच में सादे से नोट्स बने थे उन्हीं में जोड़ जाड़ के करते गए। वो आप देखेंगे अभी मक्खी मच्छर जैसे हो गए, वो बताने लायक नहीं है, लेकिन वो ये है कि उन्हीं से हमारा निकला है। बस हमने बदले नहीं है। आपने भी सुना होगा कि एक किताब को 10 बार पढ़ना ज्यादा बेहतर है ना कि 10 किताबों को एक बार पढ़ने से, क्योंकि आप जब बार बार पढ़ते हैं तो एक पिक्टोरियल इमेज बन जाती है। बिल्कुल बात बन जाता है कि आपको चेहरे से दिख के आ जाता है उनके कि उस कोने में लिखा हुआ था, है ना। और मेंटर की रही भूमिका तो वो तो बुद्ध कह के गए हैं, आप दीपो भक्ति वाली बात है। लेकिन ये है कि अच्छा मेंटर मिल जाए तो अच्छी बात है। बाकी भटकना नहीं है, कोई भ्रम की जरूरत नहीं है। आपके मल्ला आप ही हैं, आपकी नाव आप ही निकालेंगे। मतलब मुझे ना जैसे एमपीपीएससी का हम सिलेबस देखते हैं भुवनेश, तो क्वेश्चन जो देखा मैंने, सामान्य क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, पहली लेयर से क्वेश्चन आते हैं, कहीं कहीं दूसरी लेयर से क्वेश्चन आता है, लेकिन पहली लेयर से क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी किताब पकड़ लो आप, आपका एग्जाम निकल जाएगा। बाकी मेहनत आपकी है, और कोई भी मेंटर पकड़ लो, कम से कम वो इतनी दिशा तो आपको दे देगा, एग्जाम निकल जाएगा। तो एक हरिवंश राय की कविता है, उससे मतलब मुझे लगता है कि वो यहाँ बहुत प्रासंगिक होती है कि एक पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो मधुशाला मतलब वो किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, एक एक्सट्रीम को। तो आप अपने पाथ को ना बदलें, आपने जो चीजें डिसाइड कर ली उन पर विश्वास करें, और जब आप विश्वास करते हैं तो चीजें आपको पोषित करती हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो आप एक पाथ पे चलें और एक रणनीति बना के, बड़े ही थोड़ा टाइम ले लें, लेकिन सटीक रणनीति बना के उस पर चलें, सफलता आपको निश्चित तौर पर बिल्कुल मिलेगी, है ना। भुवनेश, फिर हम अंतिम में बढ़ते हैं। आप कोई संदेश जो स्टूडेंट को देना चाहें, अपने विद्यार्थियों को? अच्छा, यहाँ दोनों तरीके के स्टूडेंट को देना, एक जो बहुत समय से फेल कर रहे हैं और कुछ नए। ठीक है, देखिए, जो फेल कर रहे हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं, उनके लिए थोड़ा धैर्य की जरूरत है। आप बहुत आधी यात्रा तय कर चुके हैं, आपके पास अनुभव है, आप थोड़ा सा एफर्ट और लगाएंगे तो संभवतः हो सकता है आप करीब खड़े हो। और नए बच्चों के लिए तो ये भैया, आप बहुत नए आए हैं, बिल्कुल भ्रमित ना हो, सीधी राह पकड़ लें, जैसे सर ने अभी बताया, और आपके पास उत्साह है, आपके पास ऊर्जा है, आपके लिए मंजिल ज्यादा आसान है, मैं तो ये कहूंगा। तो बिल्कुल ना भटकते हुए तैयारी जोरों शोरों शुरू कर दें, और इतना लोड लेने की जरूरत है नहीं है। नॉर्मल भी करेंगे, थोड़ा सा अनुशासित और निरंतरता के साथ, तो जरूर हो जाएगा। कोई सा एग्जाम ऐसा इसमें नहीं है जो निकल नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अंतिम में भुवनेश, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, एक बेहतर आप सिविल सर्वेंट के रूप में निकलेंगे, मुझे ये उम्मीद है। आपका विजन अपने आप को लेके एक व्यक्तिगत रूप में, और एक सिविल सेवा के क्षेत्र में आप समाज में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे, आपकी क्या सोच है? देखिए, इस संदर्भ में हमारे जो पहले के विचार थे, और अभी भी सिस्टम में जाके थोड़ी और चीजें क्लियर होंगी, लेकिन एक मन में ये था कि भाई ऐसा तो कोई डिजायर नहीं था कि डीसी बनना है कि डीएसपी बनना है। बस ये था कि प्रशासन में हर जगह काम है, जो भी हमें दायित्व दिए जाएंगे, हमें पूरी श्रद्धा से और निष्ठा से उसको निर्वहन करना है। ठीक है। तो हमने तो ये सोचा था कि हमें सहायक स्कूल संचालक वो मिलता है, असिस्टेंट डायरेक्टर, तो उसको भी अच्छे से करेंगे। पुलिस में मिलता है तो पुलिस भी अच्छे से करेंगे। अभी मेरा क्या विजन है, देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन फिर भी एक विजन मेरा ऐसा है, पुलिस को लेकर जो अपन ने जनरल देखा है, लोग गांव में जाएंगे, थाने में तो कोहनी तक हाथ जोड़ते हैं, बिल्कुल माई बाप समझते हैं, जबकि सर्वेंट है। आप फॉरेन कंट्रीज में देखिए, हम लोग मतलब पुलिस वाले दूसरों को सर कहेंगे, जनता को सर कहेंगे, और जनता है भी स्वामी लोकतंत्र में। लेकिन अभी क्या, जो इतना डर है प्रशासन में, अधिकारियों का इतना डर है,
ये जो बात कही मेरे गूज़बम्प आ गए, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे सिविल सर्वेंट चाहता हूँ। मतलब बहुत ही शानदार विजन है भुवनेश, मतलब हैट्स ऑफ करता हूँ मैं आपको, अभी से हैट्स ऑफ करता हूँ। तो सर हमारी तो यही इच्छा है कि जो भय है लोगों के बीच में, तो मैं तो कई बार कह भी चुका हूँ, देखिए रूसी कहावत है, आप हाँ। कानून से डरिए, आपको जजों से डरने की जरूरत नहीं है, आपको Exactly. कारिंदों से डरने की जरूरत नहीं है, हाँ। आप उस कार्य से उससे कारण से डरिए। हाँ। तो हमारी तो यही तमन्ना है कि हाँ। जहां भी मैं जाऊं लोगों को इस प्रति अवेयर कर पाऊं, कानून के शासन के प्रति अवेयर कर पाऊं, हम्म। और एक जो आत्मविश्वास है जनता में वो उसकी थोड़ी कर पाए। बाकी आप देखेंगे हर जगह काम है, बस काम करने वाला हो। और दिक्कत देश में यही है कि हर कोई पावर चाह रहा है, कोई ड्यूटी नहीं चाह रहा है, दायित्व कोई पसंद नहीं कर रहा है, अधिकार सबको चाहिए। बिल्कुल। तो एक विसंगति है। ये देखिए भुवनेश ने बहुत ही शानदार बात की है कि आदमी कर्तव्यों को छोड़कर दायित्वों की बात कर, नहीं मैं कुछ गलत बोल दिया? हाँ, मतलब आदमी चाहता है, अधिकार चाहता है, लेकिन कर्तव्य नहीं करना चाहता है। लेकिन हम देखें कि कहते हैं राजनीतिक लोकतंत्र में अधिकार और कर्तव्य साथ चलते हैं। तो जब आपको अधिकार चाहिए तो आपकी कुछ ड्यूटीज भी होंगी। और ये जो पूरी चर्चा की भुवनेश ने, ये बहुत ही इंस्पायर करने वाली चर्चा है भुवनेश के लिए तो है ही, बाकी भुवनेश को जो सुन रहे होंगे, जो भाभी हमारे सिविल सर्वेंट होंगे, उनके लिए भी ये सीखने की चीज है कि किस तरीके से उनका विजन है और किस तरीके से वो सोसाइटी में सर्व करना चाहते हैं, जिस मोटिव के लिए वो सेलेक्ट हुए हैं, है ना, या जिन शासन ने उनको जिस मोटिव के लिए रखा है। भुवनेश बहुत अच्छा विजन है आपका। व्यक्तिगत लेवल पे भी मैं जानना चाहता हूं कि आपका क्या विजन है। देखिए व्यक्तिगत मैं बताऊं, मैं थोड़ा सा बड़ी बात वही हो जाएगी, लेकिन मेरा ऐसा है, थोड़े से हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, मानस पढ़ते आए हैं, और थोड़ा सा मेरा विजन दार्शनिक, थोड़ा सा आध्यात्मिक है। तो मेरा तो यह है कि संतोष हो जाए, आत्मसंतोष, वो काम है। ये तो बहुत बड़ा विजन है। हाँ, तो अब वही है, हमें ऐसी कोई चाह नहीं है कि खूब अपना नाम हो, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ कि ये जो रोला है, जो प्रतिष्ठा है, 15 दिन की है, सिस्टम में जाएंगे, एक से बढ़ के एक माई बाप बैठे। बिल्कुल। तो और अभी जो 22 का रिजल्ट आएगा तो सब चीजें फीकी हो जाएंगी, सब फीके हो जाएंगे, नए टॉपर्स आएंगे, नए लोग आएंगे। ये तो चलता रहता है, ये तो कहकसा है, चलता रहता है। तो हमारी तमन्ना यही है कि अंत में अंतमति सुगति कहते हैं ना, तो अंत में यह है कि संतुष्ट के साथ, संतोष के साथ, संतोष सबसे बड़ा सुख है, तो संतोष साथ जीवन जिया जाए। मतलब भुवनेश से बात करके एग्जाम के बारे में तो सीखने को मिल ही रहा है, लेकिन लाइफ की जो फिलॉसफी ये दे रहा है और जो काम की जो फिलॉसफी दे रहा है वो भी बहुत इंस्पायर करने वाली है सभी स्टूडेंट के लिए। देखिए बहुत अच्छा लगा भुवनेश आपसे बात करके मुझे। और अंत में मैं भुवनेश, अच्छा आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, आप भारतीय परंपरा में आप देखते हैं, हम गोस्वामी जी को पढ़ते हैं, या कबीरदास को पढ़ते हैं, मेरे प्रिय हैं कबीरदास जी। तो आप उनको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे जीवन में जो है एक तैयारी है चलने की। ये कोई यहाँ तो परमानेंट तो है नहीं ठिकाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहते हैं ना, दुनिया में लाखों का मेला जोड़ा, हंसा जज्जा बड़ा तो अकेला उड़ा। तो अकेले उड़ने की तैयारी है। बस ये है कि अच्छे से संतोष के साथ जीवन जिया जाए, तो वही मेरी तमन्ना है, ना तो कोई ज्यादा तामझाम करना है। बस बहुत बढ़िया भुवनेश, बहुत अच्छा लगा। बस 5 मिनट में हम कंक्लूड कर रहे हैं इंटरव्यू को, और कुछ मैं ऐसे जनरली जो क्वेश्चन होते हैं उसको बहुत शॉर्ट में तुमसे आंसर चाहता हूं कि जल्दी से हम उसको खत्म करें, रैपिड फायर टाइप का। तो पहला सवाल है मेरा कि सब कुछ पढ़ना पड़ता है क्या इस एग्जाम में? मतलब कहते हैं कि अंडर द सन सब पढ़ना पड़ता है सिविल सर्विस में। देखिए मोटा मोटा आपने बोला 75% जनरल क्वेश्चन आते हैं, एमपीपीएससी में तो ऐसे ही होता है। तो टू द पॉइंट पढ़ें, सिलेबस पढ़ें, यदि एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, समय है, कैलिबर है, तो जरूर पढ़ें, वो इंटरव्यू में काम आएगा, वो आपके इनपुट्स में दिखेगा। मोटा मोटा सिलेबस पे चलना है। सिलेबस पे मतलब सब कुछ नहीं पढ़ना, सिलेबस पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। काम हो जाएगा। सफलता का मंत्र? देखिए निरंतरता है मेरे हिसाब से तो, और अनुशासन है। और आप ये सोच लें, आप लाखों लोगों के साथ हैं, आप थोड़ी सी ढील करेंगे, आप पीछे पे चढ़ जाएंगे। तो एक वो भय बना रहे तो भी आप कर जाएंगे। बिल्कुल। एमपीपीएससी में सबसे महत्वपूर्ण 3 चीजें जो आपको लगती है सबसे महत्वपूर्ण? देखिए हाँ, एक तो मतलब आप टेक्निकलिटी में बात करें तो सिलेबस है, सिलेबस है, रिवीजन है, और फिर कंटिन्यूटी है, निरंतरता है। ठीक, ये 3 चीजें हैं तो भी आपका काम आराम से जाएगा। ठीक है। कितना समय लगता है सिलेबस कंप्लीट करने में? सारी चीजें, सिलेबस काफी बड़ा है, तो मैं मानता हूँ 1 से 1.5 साल तो आपको पूरा कंप्लीट एक रॉ प्रैक्टिस करने में लग जाएगा। उसके बाद 2-3-4 महीने में आप उसको फर्निश कर सकते हैं, फिनिशिंग कर सकते हैं। तो मोटा मोटा 2 साल में खूब तैयार हो जाएंगे करने के लिए, यदि आप बिगनर हैं तो। यहाँ उन बच्चों के लिए मैं मैसेज एक छोड़ देता हूँ जो नए नए बच्चे आते हैं और मुझसे भी इंक्वायरी करते हैं कि सर हमें पहले प्रीलिम्स पढ़ा दीजिए फिर मेंस पढ़ा दीजिए। तो हमेशा कहता हूं कि ये जो एग्जाम है कम से कम 1.5 साल का एग्जाम है। आपका सिलेबस जब देखेंगे तो 1.5 साल से पहले ये कंप्लीट होगा नहीं। और जो आपसे बोलेगा कि 6 महीने 8 महीने में हम क्लासेस करा के खत्म करा देंगे, तो आपकी क्लासेस खत्म होंगी, तैयारी खत्म नहीं होगी। एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, ये भी बड़ी इंपोर्टेंट बात है, ये भी आपने कहा, ये भी बहुत विशेष साइकिल है। यदि आप प्रीलिम्स करते हैं और बिना मेंस तैयारी के प्रीलिम्स निकल जाता है, फिर 2-3 महीने में आपका मेंस हो नहीं पाता है, कच्चा पक्का होता है, फिर वो मेंस निकलेगा नहीं, फिर आप फिर से प्रीलिम्स पढ़ने शुरू करेंगे नए प्रीलिम्स में। तो जब तक मेंस इंटरव्यू अच्छे से ना हो, आप प्रीलिम्स भी ना दें, मैं तो ये कहूंगा। बिल्कुल, प्रीलिम्स देना ही शुरू तब करें जब आपका मेंस अच्छे से तैयार हो जाए। और मुझे लगता है भुवनेश की, हम कहते हैं कि 21 साल के हो गए तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो गए। पता है मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और आपके एटलीस्ट 3 रिवीजन नहीं है, तब तक आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल नहीं है। सही बात कहा। आपकी उम्र डिसाइड नहीं करेगी, आपका पढ़ना आपका वो डिसाइड करेगा, अभ्यास करेगा। ठीक है। तो एक चीज है, क्या मीडियम मैटर करता है क्या?
देखिए हिंदी अब ऐसे तो इस प्रमाण ये तो मिथक टूटते रहते हैं हर बार, जैसे अब इंग्लिश का चलने लगा था, इस बार हिंदी से रिजल्ट काफी आ गए, मैं हिंदी से हूँ। हाँ तो मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि एमपी में तो राजभाषा हिंदी है और हिंदी ठीक। में भी वो है, तो मीडियम का इतना नहीं है, सोर्स की दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है एमपी में थोड़ा हिंदी वालों को ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि हिंदी में निबंध लिखना है आपको, हिंदी का पेपर अलग से होता है, और हिंदी में कंटेंट भी ठीक ठाक है। हाँ। तो भाषा की इतनी कोई बाध्यता नहीं है, हर मीडियम से टॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को उत्तर नहीं आता कोई प्रश्न का, तो उसको छोड़ देना चाहिए या उसको एफर्ट मारना चाहिए? देखिए हाँ, इसका ये है, हम लोगों ने सोचा था कि 75% जो सरल आ रहा है उसको हम करेंगे और लोगों से बेहतर करेंगे। उसमें भी मुझे लग रहा था कि कितना ही कुछ कर लो, मार्किंग आधे नंबर से पौने नंबर से ज्यादा नहीं होनी है टॉपर्स में और सामान्य लोगों में। जो हमें लीड दिलाएगी वो ऐसे क्वेश्चन दिलाएंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स आ गए हैं, जो किसी से बन नहीं रहे। तो उसके बारे में हमारी अप्रोच ये थी कि जनरली थोड़ा बहुत भी हमें आ रहा है उस पेरीफेरी में तो जनरली लिखें, लेकिन यदि बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो फिर कोरा गप नहीं लिखना है, क्योंकि वो एक एग्जामिनर पे नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, एक अप्रोच गलत बना देगा उसकी, क्या रे तो फेंक रहा है। मतलब छोड़ सकते हैं बिल्कुल। हमने काफी क्वेश्चन छोड़े हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आ रहा है। जैसे हम लोग तैयारी करके गए थे तो हम उन चीजों के लिए तैयार थे, क्या कहीं ऐसा क्वेश्चन आ गया, फिर कहीं ऐसा आ गया, तो एक माइंड में फ्रेम था कि ऐसा आ गया तो इसको ऐसा ऐसा करके खत्म कर देंगे। तो एक ये है, थोड़ा सा उसकी तैयारी भी लेके चले आप। ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा उमेश आपसे बात करके, बहुत ही शानदार हमारा डिस्कशन रहा, और उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट से, है ना। आगे ही हम नए अभ्यर्थी से मिलेंगे जो अधिकारी के रूप में चयनित हुए हैं और जिनसे भी आप कुछ इनपुट ले सकें। थैंक यू सो मच उमेश, वंस अगेन। थैंक यू सर।